वर्दी वही, खतरा वही, जिम्मेदारी भी वही। फिर भी कुछ जवान ऐसे हैं जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा हाशिए पर धकेला, मानो उनकी मौजूदगी सिर्फ तब तक मायने रखती हो जब तक संकट का सायरन बज रहा हो। वे दंगे में पहली लाठी उठाते हैं, बाढ़ में सबसे पहले पानी में उतरते हैं, चुनाव में भीड़ के सामने खड़े होते हैं। फिर भी उनका नाम न अस्थायी सूचियों में होता है, न पेंशन रजिस्टर में। जिनके साहस पर भाषण गूंजते हैं, उन्हें असल में ऐसा व्यवहार मिलता है जैसे वे केवल इस्तेमाल करने और फिर भुला देने लायक औजार हो। यह कहानी सिर्फ उनके हक और सम्मान की नहीं, बल्कि उस नीतिगत भेदभाव की है जो एक वर्दी को सोने का ताज और दूसरी को मिट्टी का भाव देता है। कहने को यह देश का पहला सुरक्षा कवच है, पर सम्मान के कतार में सबसे आखिरी पायदान पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। किन्नौर से एक होमगार्ड साथी की फरमाइश पर हमने उनकी बातों को रखने का प्रयास किया है। उनके अपने दर्द को हमने तरजीह दी है, क्योंकि तभी हम शायद गांव की गूंज दिल्ली तक बढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद इस देश ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कई परतों में गढ़ा। सीमाओं पर सेना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संवेदनशील ढांचों की सुरक्षा के लिए CISF जैसे अर्धसैनिक बल, राज्यों के भीतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस, और एक ऐसा बल जो सबसे पहले संकट की जगह पर पहुंचे और आखिर तक खड़ा रहे। यह था होमगार्ड्स का बल। 1960 के दशक में इसका गठन एक स्वयंसेवक बल के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य था दंगे, प्राकृतिक आपदा, चुनाव और भीड़ नियंत्रण जैसी आकस्मिक स्थितियों में पुलिस की मदद करना। इसकी संरचना इस तरह रखी गई कि राज्य सरकारों के पास एक स्थानीय, तुरंत उपलब्ध, प्रशिक्षित लेकिन अस्थायी वेतन और पेंशन से मुक्त बल हो। यही इसकी ताकत भी थी और सबसे बड़ी विडंबना भी। शुरुआती वर्षों में होमगार्ड्स को आपात स्थितियों में बुलाकर ड्यूटी करवाई जाती थी और बाकी समय ये अपने व्यक्तिगत काम करते थे। लेकिन समय के साथ राज्य सरकारों ने इस बल का इस्तेमाल अस्थायी जिम्मेदारियों में करना शुरू कर दिया। चुनावी ड्यूटी, VIP सुरक्षा, बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, दंगों में मोर्चा संभालना, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में राहत कार्य। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बची जिसमें होमगार्ड्स न उतारे गए। मगर इस बदलाव के साथ इनके दर्जे में कोई सुधार नहीं हुआ। ये न पुलिस की तरह अस्थायी कर्मचारी माने गए, न CISF की तरह अर्धसैनिक बल का सम्मान मिला। आज भी स्थिति यही है कि होमगार्ड्स को केवल उन दिनों का भत्ता दिया जाता है जब उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है। प्रदेशवार देखें तो यह भत्ता अलग अलग है। उड़ीसा में 623 रुपये प्रतिदिन और 140 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता। कर्नाटक के मैसूरू में पुलिस ड्यूटी पर 800 रुपये प्रतिदिन और अन्य ड्यूटी पर 500 रुपये। हिमाचल प्रदेश में 883 रुपये प्रतिदिन और कुछ परिस्थितियों में 900 या उससे ऊपर, जबकि उत्तर प्रदेश में यह करीब 672 रुपये प्रतिदिन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ड्यूटी अलाउंस पुलिसकर्मियों के मासिक वेतन के बराबर होना चाहिए, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इस आदेश को लागू नहीं किया। नतीजा यह है कि जिस दिन बुलावा आता है, घर का चूल्हा जलता है, और जिस दिन नहीं आता, परिवार आर्थिक तंगी में धंस जाता है। यह आर्थिक असुरक्षा सीधे मानसिक दबाव में बदलती है। ड्यूटी पर तैनात रहते समय ये जवान अदम्य साहस दिखाते हैं। भीड़ में अकेले लाठी लेकर खड़े रहना, हथियारबंद अपराधियों का सामना करना, बर्फीली चौकियों पर रातें गुजारना। लेकिन छुट्टी के बाद जब वे घर लौटते हैं तो अनिश्चित भविष्य, सामाजिक उपेक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें तोड़ देता है। कई बार यह तनाव शराब का सहारा लेने में बदल जाता है। यह लत नहीं, बल्कि उस दर्द का अस्थायी इलाज है जो उन्हें व्यवस्था की बेरुखी से मिलता है। हमारे साथी लोकेंद्र वैदिक द्वारा दिखाए गए एक होमगार्ड्स के शराब पीने की अपनी उस स्थिति को इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है, और नशे की लत में कैद होते पूरे तंत्र को नशा बेचते बेचते उसका हिस्सा बनने का अपना एक अलग तरीके की व्यवस्था के रूप में देखने के तरीके से भी देखा जा सकता है। होमगार्ड्स में महिला पुरुष का अनुपात भी सामाजिक असमानता की कहानी कहता है। देश की पुलिस में जहां महिलाओं का औसत अनुपात मात्र 10% है, वहीं होमगार्ड्स में यह औसतन 20 से 25% है। तमिलनाडु में कुल 11,622 होमगार्ड्स में से 2750 महिलाएं हैं, करीब 24%। यह संख्या बताती है कि महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के मानक और अवसर अभी भी अधूरे हैं। कई महिला होमगार्ड शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक होमगार्ड ने 17 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया, जबकि बिहार के बोधगया में भर्ती ड्राइव के दौरान एक महिला बेहोश हुई तो एम्बुलेंस में ले जाते समय उसका यौन शोषण हुआ। यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि एक संस्थागत असफलता है।
जो संगठन के भीतर और आसपास सुरक्षा की कमी को उजागर करती है। इस बल की संरचना में भी कई कमियां हैं। कोई राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानक नहीं है, उपकरणों की उपलब्धता राज्यों पर निर्भर है और यह असमानता कार्य क्षमता पर असर डालती है। हथियार, संचार उपकरण, भीड़ नियंत्रण गियर, इन सब की कमी या असमान वितरण एक बड़े संकट के समय इन्हें कमजोर बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता या परामर्श जैसी सुविधाएं लगभग ना के बराबर है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखें तो स्पष्ट है कि भारत ने अपने होमगार्ड्स के साथ न्याय नहीं किया। अमेरिका का नेशनल गार्ड एक संघीय मान्यता प्राप्त संगठित बल है जो राज्यों और संघीय सरकार दोनों के अधीन काम करता है। यह आंतरिक आपदा, दंगों और आपात स्थितियों में पहले मोर्चे पर तैनात होता है और इसके जवानों को नियमित प्रशिक्षण, वेतन, पेंशन और सभी लाभ मिलते हैं। जापान का वॉलंटियर फायर कॉर्प्स स्थानीय समुदाय पर आधारित है जो आग, आपदा और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित और सुसज्जित होते हैं। इन्हें सरकारी मान्यता, उपकरण और बीमा सुरक्षा दी जाती है ताकि ये संकट में बिना आर्थिक भय के काम कर सकें। ये उदाहरण बताते हैं कि स्वयंसेवक बल को भी अगर सही संरचना, मान्यता और संसाधन दिए जाएं तो यह पेशेवर, भरोसेमंद और अस्थायी सुरक्षा कवच बन सकता है। भारत में अगर होमगार्ड्स को मान्यता प्राप्त संगठित बल का दर्जा दिया जाए तो वे आंतरिक सुरक्षा के प्रथम प्रतिक्रिया बल बन सकते हैं। दंगे, बड़े जुलूस, चुनाव, बाढ़, आग, हर घरेलू संकट में सबसे पहले सक्रिय होकर स्थिति को संभाल सकते हैं। इससे अर्धसैनिक बलों और सेना का घरेलू दायित्व कम होगा और वे सीमाओं की सुरक्षा व सामरिक अभियानों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसके लिए एक ठोस वित्तीय और संगठनात्मक मॉडल जरूरी है। एक होमगार्ड्स निधि का गठन किया जा सकता है जिसमें 50% राज्य सरकार, 30% केंद्र सरकार और 20% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड से योगदान की संभावना हो सकती है। CSR सहयोग सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक सेवा के तहत अनुमान्य है और इससे इनका प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, स्वास्थ्य बीमा और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इस निधि का इस्तेमाल महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण तंत्र और यौन अपराधों पर सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू करने में भी किया जा सकता है। संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए इन्हें राज्य अर्धसैनिक बल के रूप में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। भर्ती, पदोन्नति, सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के स्पष्ट नियम बने। महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी 33% तय हो और सभी के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के माध्यम से आधुनिक हथियार, बॉडी कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट और संचार उपकरण उपलब्ध कराए जाए। इन्हें पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में शामिल किया जाए। कम से कम 25 लाख रुपए का समूह बीमा दिया जाए और मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किए जाए। इस सुधार के अपेक्षित परिणाम कई होंगे। आंतरिक सुरक्षा में तेज और पेशेवर प्रतिक्रिया क्षमता विकसित होगी। सेना और अर्धसैनिक बल सीमाओं और रणनीतिक कार्यों पर ज्यादा केंद्रित हो सकेंगे। रोजगार में स्थायित्व आएगा, जनविश्वास बढ़ेगा और होमगार्ड्स को वह सामाजिक सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। महिला भागीदारी और सुरक्षा में सुधार होगा और एक मजबूत, जवाबदेह और प्रेरित बल तैयार होगा। होमगार्ड्स को संगठित बल का दर्जा देना केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। जिस दिन यह बदलाव लागू होगा उसी दिन यह बल जूती की कील नहीं बल्कि राष्ट्र की ढाल कहलाएगा। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल की तरह होमगार्ड्स का नाम भी गर्व से लिया जाएगा। यह बदलाव केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक पहले कवच को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक सुरक्षा का ढांचा अधूरा रहेगा। अब समय है कि संसद, राज्य, विधानसभाएं और नीति निर्माता इस सवाल को गंभीरता से लें। यह केवल भत्ते के कुछ रुपए बढ़ाने का मामला नहीं है, यह उस पहचान, सम्मान और अस्थायित्व का सवाल है जो हर वर्दी का हक है, चाहे वह सीमा पर खड़ी हो, एयरपोर्ट की चौकी पर या फिर बाढ़ में डूबते गांव की गली में। जिस दिन यह बहस पूरे देश में शुरू होगी और बदलाव की दिशा में कदम उठेंगे उसी दिन हम कह पाएंगे कि हमने अपने पहले कवच के साथ न्याय किया। यह आवाज़ सिर्फ होमगार्ड्स की नहीं बल्कि इस देश के हर उस नागरिक की है जो चाहता है कि जब संकट आए तो उसके सामने खड़े जवान को यह भरोसा हो कि देश उसके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।